हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के लिए भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है किस आर्टिकल तक है, तो अनुच्छेद 214 से 231 तक, और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 230 के तहत अगर बात करें तो संसद जो है विधि के द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। अनुच्छेद 214 के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 215 के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ध्यान रखिएगा, अभिलेख न्यायालय होने का जो तात्पर्य है वह यह है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 216 के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं किनको हस्ताक्षर सहित जो है अपना लेख के द्वारा पद त्याग सकते हैं, तो राष्ट्रपति को संबोधित कर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा कदाचार, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 217(2) के तहत अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य होंगे जो भारत के नागरिक हैं, और ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्षों तक जो है अधिवक्ता रहे हो। ऐसे व्यक्ति, दूसरा कंडीशन है, ऐसा व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हो। अनुच्छेद 202(3) के अनुसार अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, तो राज्य के संचित निधि पर, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3) के अनुसार, 3 में जो थर्ड है इसके अनुसार अगर बात करें 112(3) इनके तहत भारत के संचित निधि पर भारित होती है। और अनुच्छेद 223 के अनुसार अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण समयक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, यानी 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं, 2 वर्ष से या 2 वर्ष से कम के लिए जो है अपर न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्ति कर सकता है, तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए जो है समयक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी, यानी जो है न्यायाधीश, जो कार्यकारी न्यायाधीश हैं, इनके रूप में नियुक्त कर सकता है।
कौन? राष्ट्रपति। और ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत अगर बात करें तो मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। और अनुच्छेद 226 के तहत अगर बात करें तो उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है तथा उनमें 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों पर है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। ध्यान रखिएगा, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में जो है आते हैं। संसद जो है उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। और अनुच्छेद 241 के तहत अगर बात करें, आर्टिकल 241, तो संसद विधि के द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। किस किस का? तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में जो है आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर जो है हुई थी। 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया और वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। ठीक है, संविधान में भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार अगर बात करें तो किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों से जो है क्या करेगा? परामर्श करेगा। और अनुच्छेद 234 के अनुसार अगर बात करें तो जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल के द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। अनुच्छेद 235 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। लोक अदालतों के माध्यम से समान न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर जो है निपटारा किया जाता है। इससे जो है इसमें क्या होता है? दीवानी मामलों के साथ साथ मतलब कि कतिपय यानी प्रश्नमय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को जो है सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। इस पे आधारित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? तो भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है आपको बताना है। इसमें 4 कथन है। पहला जो कथन है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, तो यह सही नहीं है, यह सही है। ठीक है, जो सही नहीं है उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है उच्च न्यायालय के बारे में सही नहीं दिया गया है। बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह भी सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, देखिए यह गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी आपका जो उच्च न्यायालय के बारे में जो कथन दिया गया है सी ऑप्शन जो है मतलब कथन गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा?
तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत अगर बात करें तो उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 224 एक के अनुसार अगर बात करें तो यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस मतलब कि जहां पे यह कार्य बकाया है या वहां पे कार्य जो है अस्थायी से वृद्धि हो गई है, तो उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्व समय बढ़ा देना चाहिए। तो राष्ट्रपति समयक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, यानी 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं, 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो मतलब कि निर्दिष्ट करे, उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। और अनुच्छेद 224(2) के अनुसार अगर बात करें तो जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारणों से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति समयक रूप से जो है क्या करेगा, अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक अस्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता। अनुच्छेद 224(3) के तहत अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति कोई व्यक्ति जो है जो कह सकते हैं उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों के रूप में जो व्यक्ति नियुक्त होता है, उस व्यक्ति को जो है 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, मतलब कि इनका जो पद धारण करने की जो क्षमता होगी 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस निधि से? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते मतलब कि जो राज्य के समेकित निधि है, मतलब कि राज्य के समेकित निधि से जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के समेकित या संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112(3) थर्ड के तहत जो है इन्हें पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से दी जाती है। तो जो वेतन और भत्ते हैं राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा, लेकिन जो पेंशन होगा वो भारत सरकार के संचित निधि से दी जाएगी। मतलब मोटा मोटी जो बातें हैं इसको ध्यान में रखिएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है? तो आपको मालूम है भारत के संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की जो आयु है कितना है? तो ये भी आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963, यह पहले जो था 60 वर्ष था इसमें, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा यह उम्र सीमा जो है निर्धारित की गई और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की जो आयु है 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन 15वीं लोकसभा के 2012 में विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया। दिसंबर 2019 में पी विल्सन के द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का जो है उच्च न्यायालय है। तो देखिए ये तीनों कथन जो है मतलब सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के जो उच्च न्यायालय हैं इनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा है, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है।
तीसरा है किसी भी संघ राज क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चौथा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आप बताइए इसमें से कौन कौन जो है सही नहीं है। तो बताइए कौन सा वक्तव्य जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है सही है, और ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब है देखिए डी ऑप्शन। केवल 4 इसमें जो है वक्तव्य सही है, यानी सही कथन 4 स्टेटमेंट जो है। यानी कि इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके जो पद धारण करने की जो आयु है वो है 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक ये पद पे बने रह सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही सही है, बाकी सब गलत है, और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार जो है एक से अधिक राज्यों या संघ राज क्षेत्रों पर है। संघ राज क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर के जो है अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष तक अपने पद धारण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो आपको मालूम है वर्तमान में 25 है, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 9 है अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? इसका सही जवाब होगा कोलकाता उच्च न्यायालय का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या संघ राज क्षेत्रों पर है, और उनका क्षेत्राधिकार मतलब कि इस प्रकार है। बॉम्बे उच्च न्यायालय यह महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप जो है अपना मतलब कि उनका क्षेत्राधिकार है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो विस्तार है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप उच्च न्यायालय तक, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय इन 2 राज्यों को जो है एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को जो है कवर करता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो अधिकारिता है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड तक। केरल उच्च न्यायालय जो है केरल और लक्षद्वीप में जो है यहाँ पे जो है इसका खंडपीठ है। और मद्रास उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र विस्तार है तमिलनाडु और पुडुचेरी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र विस्तार है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जो है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो इन राज्यों के जो उच्च न्यायालय किन किन राज्यों को कवर करते हैं, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से जो है अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय जो है एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? सही जवाब होगा बंबई उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ राज क्षेत्र शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, तो एक से अधिक राज्य हैं। उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, इसमें संघ राज क्षेत्र को शामिल नहीं करना है। सही जवाब होगा 3 बी ऑप्शन। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। संघ राज क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। पहला गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो अधिकारिता है महाराष्ट्र और गोवा तक। और पंजाब हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा। ध्यान रखिएगा इनकी जो अधिकारिता क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो देखिए आपको अगर इससे पहले वाला जो हम लोग डिस्कस किए थे, इससे पहले का जो क्वेश्चन था, अगर उसको आपने अच्छे से सुना होगा या आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। देखिए प्रश्नकाल के दौरान अगर बात करें तो मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था, यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मतलब कि राज्य में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो बताइए किस राज्य में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, अब बताइए, इसका सही जवाब है मेघालय और त्रिपुरा, यानी बी ऑप्शन। मेघालय और त्रिपुरा जो है मार्च 2013 में यहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, मेघालय और त्रिपुरा। केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ऐसे 3 नए उच्च न्यायालय का जो है गठन किया गया है, जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय
के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे उस समय अल्तमस कबीर थे, इनके द्वारा उद्घाटित होने के बाद यह कार्य जो है अपना शुरू किए थे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय के सबसे अधिक बेंच है? किस उच्च न्यायालय के सबसे अधिक बेंच है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसमें जो सही जवाब है सी और डी, यानी जो मुंबई है जिसे हम बंबई कहते हैं, मुंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इनकी जो बेंच है मतलब कि सबसे अधिक है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ जो है कोलकाता में और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में और 2 बेंच ग्वालियर, इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ जो है गुवाहाटी में और 3 बेंच कहां पे? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंचें थी, परंतु 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंच बचे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सर्वाधिक जो है 3 बेंचें हैं, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? सही जवाब होगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, और प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए भी है। ज्ञातव्य है कि संघ और राज्यों या राज्य के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का भी है, आर्टिकल 226 के तहत, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है किसके? जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। कह रहा है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है और द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन और नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता में आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च अधिकारिता प्राप्त न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, बताइए। इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है कि एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण के लिए एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। दूसरा, एक अधीनस्थ न्यायालय को वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। और जो इसमें सी ऑप्शन है, एक अधिकारी को वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताएगा या बताए। और डी ऑप्शन है, एक पब्लिक ऑथोरिटी को वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। देखिए इसके बारे में अगर बात किया जाए तो एक उच्च प्राधिकार प्राप्त न्यायालय के द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय का उत्प्रेषण, यानी जो उत्प्रेषण रिट है, जो सटरेरी रिट है, जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है किसके लिए? तो एक उच्च अधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय के द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। वह पुनरीक्षण के लिए यानी रिव्यू के लिए एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? कौन सी एक याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति की जो है परीक्षण करती है?
सही जवाब होगा उत्प्रेषण, क्योंकि इसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं हैं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका के द्वारा मामले को अपने पास मंगवा लेता है। जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द करके मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? बताइए कौन सा वह एक रीट है जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने के दशा में लागू की जाती है? सही जवाब होगा प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। देखिए, जो प्रोहिबिशन है या प्रतिषेध रीट जो है न्यायालय में कार्यवाही लंबित करने के दशा में लागू की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रतिषेध रीट है न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है। जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके मामले को अपने पास मंगवा लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन ए, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना के कोटि में आता है। क्या यह सही है? कारण आर कह रहा है न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण है। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब देखिए, बताइए क्या होगा? दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो सही है, आप लोग रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की जो शक्ति है किसके अंतर्गत आते हैं? जो उच्च न्यायालय है इसकी परमादेश जारी करने की जो परमादेश रीट है इसको जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? तो सही जवाब है, बताइए, उपरोक्त सभी अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार, सांविधिक और मौलिक अधिकार, इन तीनों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी अधिकार। देखिए, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारिता सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रभावित कराने के लिए भी रिटों को निकाल सकता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय को जो है रीट के संदर्भ में कुछ कम अधिकार है, बट उच्च न्यायालय को उससे कहीं ज्यादा है। उच्च न्यायालय जो है यह जो है मतलब जो उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के विधिक अधिकारों को भी प्रवर्तित कराने के लिए जो है रिटें जारी कर सकता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है सिर्फ मूल अधिकारों के ही संदर्भ में रिट जारी करता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन ए कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। देखिए, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो कथन है। पहला कथन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो क्या यह सही है या नहीं? तो देखिए, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो दूसरा कथन सही नहीं है।
यानी सही जवाब होगा ए ऑप्शन, केवल पहला कथन सत्य है। अनुच्छेद 217 वन ख के अनुसार अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकेगा। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 220 के अनुसार अगर बात करें तो उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति को। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है, यानी कार्य करता है, और इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217(1) का यह जो है इसमें जिक्र है, साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग जो है अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा के द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्याग पत्र दे दिया। तो कौन थे? सही जवाब है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों के दुरुपयोग करने के कारण 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग जो है प्रस्ताव पारित किया, महाभियोग, ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का जो मामला था, यानी कि स्वतंत्र भारत में यह पहला मामला था, मतलब कि किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित यानी महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने का जो मामला था स्वतंत्र भारत में यह पहला था सौमित्र सेन के संदर्भ में। और यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? तो यह किसका प्रकार है? सही जवाब है स्वतत्वाधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट। टाइटल सूट जो है इसका यह प्रकार है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है वह तत्वाधिकार मुकदमा का प्रकार है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतत्वाधिकार मुकदमे यानी टाइटल सूट के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन और संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से जो है निस्तारण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? सही जवाब होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को जो है संज्ञेय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने?
तो देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का यह क्वेश्चन है, प्री का 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा राजीव गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? इसका सही जवाब होगा न्यायाधीश HR खन्ना। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जो है HR खन्ना जो थे, इन्होंने मतलब कि अपनी आयोग की 80वीं रिपोर्ट, यानी जो 80वीं रिपोर्ट थी 80, और इस रिपोर्ट में 80वीं रिपोर्ट में न्यायाधीश के नियुक्ति के तरीकों में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने के जो है सिफारिश किया था। तो HR खन्ना, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुसार अनुच्छेद 233 में जो डिस्ट्रिक्ट जज है यानी जिला न्यायाधीश है, इस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 233, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 230 जो है उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से तथा अनुच्छेद 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 232 का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है निरसन कर दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद जो 232 है इसका 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसन कर दिया गया। और अनुच्छेद 233 के अतिरिक्त अनुच्छेद 233 क, 234, 235 और 236 जो है इसमें भी जिला न्यायाधीश का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो 31 है, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, अधिकरण न्यायाधीश, सी ऑप्शन। अनुच्छेद 236 क के अनुसार अगर बात करें तो जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो शामिल है कौन कौन, तो यह जो मतलब कि इसका जो उपबंध है अनुच्छेद 236 के क के अनुसार। ठीक है, इसमें इस बात की जिक्र की गई है, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो लोक अदालत के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें जो डी है, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसके बारे में यानी लोक अदालत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो ऑप्शन को एक बार रीडिंग कर सकते हैं। लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ जो है आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। और लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक न्यायाधिकारी जो होते हैं या विधिक ज्ञान रखने वाले सामान्य व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। सामान्यतः एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों का नहीं। दूसरा कथन है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। बताइए ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो कथन है, और ऑप्शन बी जो है सही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। अधिनियम के धारा 27 के अनुसार अगर बात करें तो स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? सही जवाब होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित
पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया और इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।